नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो हम जब प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करें तो हम मेनली जैसा मैंने आपको बोला दो ग्रुप है, वन इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज आर्किया। तो यहाँ हमारा जो टारगेट है वो है बैक्टीरिया। हम आर्किया के बारे में जानकारी फिलहाल नहीं ले रहे हैं। तो याद रखिए, प्रोकैरियोट्स में लगभग सभी प्रोकैरियोट में जो सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बाहर की तरफ एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल के अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगी, और दोनों के बीच में जो एक स्पेस है दैट इज कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो सबसे बाहर सेल वॉल है, उसके बाद पेरिप्लाज्मिक स्पेस आपको देखने को मिलेगा, और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूजुअली हम जो इमेजिन करते हैं वो एक रैपिंग के तौर पे करते हैं कि साइटोप्लाज्म को रैप करता हुआ एक कवरिंग है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में याद रखिए कि कई मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली नहीं होते हैं, अंदर इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है। तो उनके जो सारे फंक्शन हैं वो इसी बाह्य मेम्ब्रेन पे ही होने हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जगह जगह इसका आपको इन्वेजिनेशन देखने को मिलेगा, और ये इन्वेजिनेट होकर के एक सिंपल प्रकार के मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स बनाती है, इंटरनल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। और ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स जो हैं अपना विशेष कार्य करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें कोई इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो साइटोप्लाज्म को अगर हम देखेंगे तो वो काफी मॉर्फोलॉजिकली सिंपल दिखाई देगा। जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एक अलग से रीजन दिखेगा, आपको थोड़ा डेंस रीजन दिखेगा, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। वहां आपको ये देखने को मिलेगा। याद रखिए, बैक्टीरिया के केस में जो न्यूक्लियोइड है, हम यहाँ न्यूक्लियस नहीं कह रहे, इसको न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियस के जैसा, क्योंकि जो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, जो न्यूक्लियस को बाकी बचे हुए साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म है वो दैट इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। तो यहाँ प्रोकैरियोट में आपको ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोइड देखने को मिलता है, न्यूक्लियोइड में मेम्ब्रेन बाहर की तरफ नहीं होगी, ये याद रखें आप। तो जेनेटिक मटेरियल वो न्यूक्लियोइड में मौजूद है, और वो किसी भी प्रकार से मेम्ब्रेन से सेपरेट नहीं है। इसके अलावा आपको साइटोप्लाज्म के अंदर काफी सारे राइबोसोम देखने को मिलेंगे, और कई इंक्लूजन बॉडीज भी देखने को मिलेंगी जो कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में इधर उधर मौजूद हैं। दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला पाए जा सकते हैं। कई कोशिकाओं में
बाहर की तरफ कैप्सूल यानी कि सेल वॉल से भी बाहर की तरफ कैप्सूल या स्लाइम की लेयर पाई जा सकती है। तो आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो थोड़ी यूकैरियोटिक सेल्स की तुलना में सिंपलर नजर आती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये वो एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि कोशिकाओं को अपने इन्वायरमेंट के साथ में सेलेक्टिवली इंटरेक्ट करना होता है और अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करना होता है। तो कोशिकाओं को केवल न्यूट्रिएंट और वेस्ट को एलिमिनेट करने की ही आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उनको अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने की आवश्यकता भी होती है। तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सेल और इन्वायरमेंट के बीच में कांटेक्ट का फोकल पॉइंट है। तो प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज यूजुअल लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होगी, लेकिन यहाँ बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर आप बात करें तो इसमें प्रोटीन तुलनात्मक रूप से ज्यादा देखने को मिलते हैं यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन की तुलना में। शायद ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है, तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को विभिन्न कार्य भी करने हैं जो कि मेम्ब्रेन के माध्यम से होने थे। तो इसलिए प्रोटीन का यहाँ पे हाई पोर्शन देखने को मिलता है। जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड लिपिड्स हैं वो जाहिर तौर पे संरचनात्मक रूप से आप देखेंगे तो एसिमेट्रिक होते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब है कि इनका एक पोलर एंड होगा, एक नॉन पोलर एंड होगा। मेम्ब्रेन लिपिड्स हम इनको कहते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड एम्फीपैथिक होती है, यानी कि इनका जो हेड है वो तो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है इसमें जाहिर तौर पे जो हेड पोलर है वो वाटर से इंटरेक्ट कर सकता है, जबकि जो टेल है जो नॉन पोलर है वो वाटर से दूर जाने की कोशिश करती हैं। तो इस कारण से एक लिपिड बाइलेयर फॉर्म होती है। तो ये जो लिपिड बाइलेयर यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट्स में मौजूद होती है। कुछ आर्किया की अगर हम बात करें तो कुछ आर्किया में सिंगल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन यहाँ पर जो ये है वो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम ही आपको देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सेल के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ हाइड्रोफिलिक एंड से, जबकि मेम्ब्रेन के इंटीरियर जो है वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक तौर पे अगर देखें तो ये जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं ये फॉस्फोलिपिड्स होती हैं। एक और महत्वपूर्ण जो आपको बदलाव देखने को मिलता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में वो ये है कि यूकैरियोट में जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल नाम का स्टीरोल काफी पाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल स्टीरोल जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन में, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बनाए रखने में, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी ये एक प्लानर मॉलिक्यूल होता है, फ्लैट मॉलिक्यूल होता है। इस पर भी एक बहुत छोटा हेड होता है जो H से बना हुआ है, हाइड्रोजन, जबकि बाकी सारा का सारा हाइड्रोफोबिक रीजन है। तो इस कारण से ये मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद फॉस्फोलिपिड्स के बीच में प्लेट रूप में मौजूद रहता है, उनके फ्री मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है
और ये फ्री मूवमेंट तब होता है जब टेम्परेचर हाई होता है। मेम्ब्रेन्स जो लिपिड्स हैं उनकी टेल फ्रीली मूव करने की कोशिश करती हैं, तो वहां इंटरफेयर करता है कोलेस्ट्रॉल, उनको रोक रहा है। सिमिलरली जब टेम्परेचर कम होता है तो ये जो टेल हैं वो एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करती हैं, तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल उन्हें रोकता है। इस प्रकार कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल स्टिरोल जो है वो अनुपस्थित होता है। लेकिन ये देखा गया है कि प्रोकैरियोट्स में एक पेंटासाइक्लिक स्टिरोल जैसा ही मॉलिक्यूल जिसका नाम है होपेनोइड्स, ये होपेनोइड्स पाए जाते हैं और माना जाता है कि होपेनोइड्स बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल करता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल की कमी है वो यहाँ पर हेपेनोइड से पूरी हो जाती है और हमारे इकोसिस्टम में हेपेनोइड्स बहुत प्रचुर मात्रा में मौजूद है। एस्टिमेट किया जाता है कि ये जो हेपेनोइड हैं, जो एक्चुअली बैक्टीरियो होपेनोट्रिरोल कहला सकते हैं इसको, ये फ्यूचर में काफी बड़ा एक ऊर्जा का स्रोत साबित हो सकता है। इतनी ज्यादा मात्रा में ये हमारे पास वातावरण में मौजूद है। ये एक अंदाजा लगाया गया है कि सेडिमेंट के रूप में टोटल 10 की घात 11 से लेकर 12 टन तक होपेनोइड्स का टोटल मास हो सकता है। ये लगभग उतना ही है जितना ऑर्गेनिक कार्बन मौजूद है। तो होपेनोइड अगर देखा जाए तो दुनिया में मौजूद सबसे प्रचुर बायोमोलिक्यूल्स में से एक है और इस होपेनोइड का जो स्रोत है वो ये प्रोकैरियोट्स ही हैं जिनकी मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का ये काम करता है। होपेनोइड जो हैं वो भी स्टिरोल की तरह ही समान प्रिकर्सर से बनते हैं, तो इसलिए माना जाता है कि इनका फंक्शन समान है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो काफी थिन स्ट्रक्चर है, बट जो 5 से लेकर 10 नैनोमीटर तक, बट इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मीन्स ये कुछ मॉलिक्यूल को आने देती है, कुछ मॉलिक्यूल को नहीं आने देती। तो ये जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्रोवाइड करते हैं, जो प्ले करते हैं, वो हैं प्रोटीन्स। 2 प्रकार के प्रोटीन्स यहाँ पाए जा सकते हैं, आप जानते हैं। वन इज पेरिफेरल प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले, जो मेम्ब्रेन के अंदर ये बाहर की तरफ होते हैं, और दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं और यहाँ लूज कनेक्शन है, मेम्ब्रेन के बाहर दोनों तरफ हो सकता है, मतलब सेल के इंटीरियर की तरफ भी या पूरी तरह बाहर, तो ये पाए जाते हैं। इन्हें बहुत आसानी से रिमूव किया जा सकता है। यहाँ बैक्टीरिया के केस में पेरिफेरल प्रोटीन 20 से 30% टोटल मेम्ब्रेन प्रोटीन के होते हैं। मेजर पोर्शन जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन का वो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, जिन्हें आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। और ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये एम्पीपैथिक होते हैं, जबकि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो इस तरह के नहीं होते। तो इंटीग्रल जो प्रोटीन है उनमें हाइड्रोफोबिक रीजन भी होगा और हाइड्रोफिलिक रीजन भी होगा। जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो मेम्ब्रेन के बीच में स्पान करेगा, और जो हाइड्रोफोबिक है वो मेम्ब्रेन के बीच में है, और जो हाइड्रोफिलिक है वो मेम्ब्रेन के को क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ होगा। तो ये जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है
ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्रदान करते हैं। ये फ्लिप फ्लॉप की भी कर सकते हैं, ये रोटेट भी कर सकते, ये जो हैं इधर से उधर आराम से डिफ्यूज हो जाएंगे, बट ये फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते, ना ही रोटेट कर सकते। आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आउटर सरफेस पे अक्सर इनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जड़े हुए होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। तो यहाँ एक और चीज याद रखिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर बैक्टीरिया में सिंपल केवल एक रैपिंग नहीं है, उसे बहुत सारे कई प्रकार के फंक्शन करने हैं। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको क्रूशियल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, सेल वॉल कंस्टिट्यूएंट का सिंथेसिस, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन में भी शायद ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मेम्ब्रेन पे ही आपको वो रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे जो रिसेप्टर्स उस प्रोकैरियोट को अपने वातावरण में मौजूद केमिकल्स के साथ में डिटेक्ट और उनके प्रति रिस्पॉन्ड करने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली हम एक बात कह सकते हैं कि जो ये मेम्ब्रेन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल चीज। नेक्स्ट टर्न पर हम जब बात करेंगे तो इंटरनल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह की उनकी फंक्शनिंग होती है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है, किस किस प्रकार की इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती हैं बैक्टीरिया के अंदर, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा हम एक और चीज देखेंगे इंटरेस्टिंग है, वो है प्रोकैरियोटिक सेल वॉल का स्ट्रक्चर। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होते हैं हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। एक्सोएंजाइम्स के बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज हम जो जानेंगे वो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैसे उनकी हम पहचान करते हैं। तो आज ये हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।